हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ एन अफराइस्ता एकेडमी। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम। आज है जिसका लेक्चर नंबर 3 और आज का हमारा पहला टॉपिक है अमीबा में पोषण। स्टार्ट करते हैं बेटा। अमीबा में पोषण बहुत बार ये बोर्ड एग्जाम में बेटा आ चुका है, ठीक है। तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक और बहुत ही आसान टॉपिक है। सबसे पहले बेटा मैं आपको बता दूं, अमीबा जो होता है वो एक कोश के जीव है और इसकी संरचना कोई फिक्स नहीं होती है, ठीक है। तो इसकी संरचना क्या है, फिक्स नहीं होती है, ठीक। तो अमीबा की संरचना देखो बेटा किस तरह से हो सकता है। ये अमीबा इस तरह से हो सकता है और ये इसका केंद्रक और इसमें कोशिका द्रव्य भरा हो सकता है, ठीक है। भरा हो सकता नहीं, होता ही है, ठीक है। कोशिका द्रव्य होता है, ये आपका केंद्रक है, ये आपका अमीबा हो गया। अच्छा बेटा, जैसे ही इसके नज़दीक में भोजन आता है, ठीक है, मान लो यहाँ पे भोजन है थोड़ा सा ये, ठीक, तो क्या करेगा, ये अपनी संरचना को बदलता है, मतलब अपनी संरचना में चेंजेस लाता है। कैसे लाता है, अब जैसे ये आपका है तो यहाँ पे ये इस टाइप से ये मान लो इसने चेंजेस ले आए, तो कुल मिला के ये इस तरह से इसको बंद करने की कोशिश कर रहा है, किसको, भोजन को। तो ये जो उभार आपको दिख रहे हैं इस टाइप के, इनको हम कहते हैं पादाव। क्या कहते हैं, पादाव, या फिर इसको हम कहते हैं कूट पाद भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से करता है और बेटा लास्ट में क्या करता है, ये बिल्कुल ही इसमें फंसा लेता है। यानी इस तरह से आप, इसी में मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अगर ये बड़ा है, ठीक है, तो ये और बढ़ेंगे ऐसे करके और ये पार्ट भी और इस तरह से बढ़ेगा और ये आपस में जुड़ जाता है। तो कुल मिला के ये जो है आपका भोजन, ये फंस गया, ये भोजन किस में फंस गया, इसमें। तो ये पार्ट जो है वो कहलाता है खाद्य रिक्तिका। क्या कहलाता है, खाद्य रिक्तिका कहलाता है बेटा। इसी में भोजन का क्या होता है, पाचन होता है, ठीक है। यानी जो जटिल पदार्थ है, क्या जटिल पदार्थ किस में बदल जाता है, सरल पदार्थ में बदल जाता है, उसका विघटन हो जाता है। और सरल पदार्थ में बदलने के बाद ये जो बेटा कोशिका द्रव्य है, क्या कोशिका द्रव्य है, इसमें ये विसरित हो जाता है, ठीक। और जो बिना पचा हुआ पदार्थ है, ठीक है, उसको हम कह सकते हैं उत्सर्जी पदार्थ, तो वो कोशिका द्रव्य के माध्यम से इसकी सतह पर आ जाता है और उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से बेटा अमीबा पोषण करता है, इस तरह से अमीबा में पाचन पूरा प्रोसेस ये होता है, ठीक। अच्छा, इसके लिए मैंने आपको चित्र भी लगा रखे हैं, ठीक है। दोनों टाइप के अपने चित्र आपको दिखाएं किस तरह से क्या प्रोसेस है, क्या है। तो ऊपर से बेटा मैंने आपको पहले ही इस चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड करा दिए हैं, ठीक है, जिससे आप थोड़ा उसको पढ़ लें पहले और बहुत अच्छा फिर आपको समझ आए, ठीक है। क्योंकि वायो में आपको बेटा ज़्यादातर चीज़ें याद करनी होती हैं, हालांकि याद भी तभी होंगी जब हम समझेंगे। तो समझने के लिए अपन यहाँ पे क्लियर मैं आपको कर ही रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ अमीबा में पोषण आपको समझ आ गया होगा। बेटा नेक्स्ट है पैरामीशियम। देखें तो पैरामीशियम की मैं बात करूँ, पैरामीशियम में पोषण किस हिसाब से होता है। देखो पैरामीशियम में क्या है ना बेटा, फिक्स होता है। पैरामीशियम पैरामीशियम में क्या है ना, भोजन ग्रहण करने वाला जो अंग होता है, मतलब अंग तो अलग से नहीं होता है, मतलब इसकी एक विशेष संरचना होती है जो यहाँ पे आपको दिख रही होगी। तो इसमें इस टाइप की आपको जो संरचना, ये इस टाइप की, इस पे ये इनको हम सिलिया बोलते हैं। अच्छा, भोजन ये यहाँ से ग्रहण करता, तो इन्हीं सिलियों के द्वारा पश्चाम गति के द्वारा भोजन यहाँ पे पहुँचता है, ठीक है। तो एक विशेष स्थान से भोजन को ग्रहण करता है, ये भी आपका एक कोश के जीव है, ठीक है। पश्चाम गति द्वारा भोजन यहाँ पे पहुँचता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा 7 नंबर में आता है, मनुष्य में पाचन कैसे होता है, यानी मानव में पाचन क्रिया कैसे है, मानव का पाचन तंत्र किस तरह वर्क करता है, कौन कौन से अंग होते हैं, इसको अपने को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इस पे अपना
प्रश्न बनता है 7 नंबर का बेटा, यूपी बोर्ड में कई बार पूछा गया है। कितने नंबर में? 7 नंबर। तो इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है, ठीक है। आपको जो चित्र है पाचन तंत्र वाला वो भी आपको बनाना सीख लेना। एनसीईआरटी बुक से आप प्रैक्टिस कर लो बहुत अच्छे से। बहुत अच्छा चित्र दे रखा है। 3 नंबर का चित्र आपको मिला है ये बनाने के लिए बेटा। कितने नंबर का? 3 नंबर का मिला है। मैं बार रहा हूँ, तो जिनका ड्राइंग अच्छा है, उनको याद नहीं होगा तो 3 नंबर तो उनके वैसे ही पक्के अगर आता है तो, ठीक है। तो नेक्स्ट है बेटा पाचन। जैसे मानव में अगर हम पाचन पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं पाचन क्या है, ठीक है। तो पाचन क्या है? पाचन में क्या किया जाता है भाई? एक तरीके से जो जटिल पदार्थ होते हैं उनको सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है। सिंपल सी बात है, यानी जटिल पदार्थों को बेटा सरल पदार्थों में तोड़ना, ठीक है। अब यहाँ पे पाचन है तो इसमें क्या कह लो, अब जटिल पोषक पदार्थों को जल अपघटन के द्वारा यहाँ पे हम सरल पोषक पदार्थों में बदलते हैं। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं, या इसी प्रक्रिया को बेटा पाचन कहते हैं। देखो हम ध्यान से समझते हैं पहले। जटिल पोषक पदार्थ, ओके। जटिल पोषक पदार्थ को क्या करना है? जल अपघटन द्वारा किस में बदलना है? सरल पोषक पदार्थ में। जटिल पोषक पदार्थ को जल अपघटन द्वारा आपको सरल पोषक पदार्थ में बदलना है, यानी ये बदलने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जटिल पोषक पदार्थों को, किसको? जटिल पोषक पदार्थों को जल अपघटन द्वारा सरल पोषक पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। अब हम बेटा पढ़ेंगे पाचन तंत्र के बारे में। तो हम पाचन तंत्र की बात करें, मनुष्य के पाचन तंत्र में एक लंबी आहार नाल होती है जिसके कई सारे भाग होते हैं, ठीक है, मुख से लेके गुदा तक। तो अपन उसको समझेंगे विस्तृत, ठीक है, किसका क्या काम है, कैसे भोजन पचता है, ठीक। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर का इस चैप्टर से यही पूछा गया है। हालांकि सब इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कभी भी कोई भी प्रश्न आ जाता है, ठीक है। और अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो वो चीज़ क्या होगी? हमसे छूट जाएगी, ठीक है। तो हमारा अच्छा स्कोर नहीं हो पाएगा। पास हो जाएंगे 60 70 80 तक पहुंच जाता है, लेकिन उससे अगर हमें अच्छा स्कोर करना है बेटा तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? सारी चीज़ें ध्यान से समझनी होंगी, ठीक है। तो पाचन तंत्र की बात करें हम, पाचन तंत्र, ठीक है। अब पाचन तंत्र में बेटा सबसे पहले आहार नाल की बात करें। आहार नाल एक क्या है? विस्तृत नली है, लगभग इसका 7 से 8 मीटर का ये रहता है, ठीक है। इसके कई सारे भाग हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेटा मुख से, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मुख, यानी हमारा मुंह। अब मुख की बात मैं करूं बेटा, हम खाना कहाँ से ग्रहण करते हैं? भोजन कहाँ से खाते हैं? मुंह से खाते हैं ना, दांतों से चबाते हैं। अच्छा, दांतों से चबाया, ठीक है। अब मुंह में बेटा एक ग्रंथि होती है, ठीक है, जिसका नाम है लाला ग्रंथि या लार ग्रंथि। लार ग्रंथि भी कह देते हैं इसको, या लाला ग्रंथि भी कह देते हैं, ठीक है। तो मैं लार ग्रंथि यहां पे लिख रहा हूं, जिससे 2 एंजाइम का स्राव होता है। एक है बेटा टॉयलिन और एक है एमिलेस। आपको ध्यान रखने, मुख के अंदर, हमारे मुंह के अंदर क्या होती है? लार ग्रंथि होती है, जिससे क्या निकलता है? लाला रस निकलता है। लाला रस निकलता है, और उस रस में 2 एंजाइम होते हैं, टॉयलिन और एमिलेस। ये भोजन को शर्करा में बदलते हैं। ये तो हो गया लार का पहला काम, ठीक है। लाला रस, या फिर आप इसको कह लो लार, जो मुंह से में निकलती है, ठीक। अब इसका एक और क्या काम है? और क्या? ये भोजन को लसलसा बनाती है। लार क्या करती है? लसलसा बन, और जीव क्या काम कर रही है? उसको मिला रही है, ठीक है। अब भोजन लसलसा बन गया तो उसको निगलने में आसानी होगी ना, तो हम भोजन लसलसा कौन बना रही है? लार। अच्छा, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि भोजन का जो पाचन है मुख से ही स्टार्ट हो जा रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पच रहा है, लेकिन भोजन शर्करा में मुख से ही बदल रहा है भाई, ये दोनों एंजाइमों की वजह से। तो आपको ध्यान रखने हैं भाई, ठीक है। मुख में कौन सा एंजाइम का स्राव होता है? लाला ग्रंथि से या लार ग्रंथि से, ठीक। नेक्स्ट बेटा हमारा आता है
दूसरा ग्रास नली, ठीक है, या ग्रशिका भी हम यहाँ पे इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो मुख के बाद ग्रशिका से ग्रास नली। अब ग्रास नली बेटा कहाँ से कहाँ तक जाती है? अब देखो यहाँ पे अपन ने चित्र ये दे रखा है, ठीक है, आप इसमें समझोगे। तो ग्रास नली देखो यहाँ से आप देख रहे हो मुख से यहाँ ग्रशिका होगी, ग्रशिका से ग्रास नली जो जा रही है वो हमारे आमाशय तक जा रही है। ग्रास नली कहाँ तक जा रही है? मुख से आमाशय तक जाने वाली नली है, ठीक। अच्छा, इसमें बेटा भोजन का पाचन वगैरह कुछ नहीं होता है, ठीक है, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। इसमें भी श्लेष्मरस पाया जाता है जो क्या करता है, भोजन को आसानी से नीचे आने देता है, ठीक है, चिपचिपा रहता है श्लेष्मरस, वो मदद ही करता है भोजन को नीचे आने में, ठीक है। तो कुल मिला के इसका काम क्या है भाई? भोजन को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाना? मुख से आमाशय तक पहुँचाना। अच्छा, कौन सी क्रिया होती है? क्रमांकुंचन प्रक्रिया द्वारा, यानी इसमें क्रिया होती है गति, तो ये उससे भोजन को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाती है? मुख से आमाशय तक पहुँचाती है। अच्छा, अगर क्रमांकुंचन ना हो तो क्या होगा भैया? अगर क्रमांकुंचन ना हो तो क्या होगा? हम लेट के भोजन खाएंगे, अगर ऐसे झुक गए तो निकल ही जाएगा, अंदर जाएगा नहीं, ठीक है ना। अब ऊपर लटक के भोजन खाएं तो क्या अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। तो क्रमांकुंचन की क्रिया ही द्वारा भोजन हमारा अंदर जाता है। जब वो क्रिया उल्टी होने लगती है बम, तो हमें क्या होता है? अंदर से सारा बाहर निकल आता है, ठीक है, उसको हम उल्टी बोलते हैं, वमन बोल देते हैं, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट हमारा है, अब भोजन कहाँ गया था? सबसे पहले मुख का हमने देख लिया, मुख से हमारा ग्रास नली से होते हुए आमाशय, तो हम आमाशय ही पढ़ेंगे, आमाशय। बेटा इस पर प्रश्न हमारा बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, आमाशय से, ठीक है, आमाशय में भोजन का क्या होता है? तो जो आमाशय में बेटा जब भोजन आता है तो आमाशय क्या करता है? अपने आकार को बढ़ा लेता है, ठीक है। आमाशय एक ऐसा अंग है जो अपने एडजस्टेबल कह सकते हैं, ठीक है, ये क्या करता है? अपने आकार को बढ़ा लेता है। और इसकी क्षमता अगर हम देखें तो 3 से 4 लीटर इसकी क्षमता रहती है। कितनी रहती है? 3 से 4 लीटर, याद रखना है, ठीक है। 3 से 4 लीटर पानी पी जाओगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। आमाशय को हम स्टोमच बोलते हैं, स्टोमच को वैसे हम देखें तो पेट बोलते हैं। तो जैसे ही हम ज़्यादा भोजन खा लेते हैं हमारा पेट निकल आता है, तो कहाँ जाता है सीधा भोजन? आमाशय में ही तो जा रहा है ना। तो आमाशय ही तो वही अपना आकार बढ़ाएगा, तो वही पेट निकल आया कह देते हैं ना। तो आमाशय बेटा, ठीक है, आमाशय में क्या क्या होता है? अब आमाशय में एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है बेटा जठर ग्रंथि। अब देखो इससे क्या होता है, इससे रस श्राव होता है, जठर रस। कौन सा रस का श्राव होता है? जठर रस का श्राव होता है। अब इसमें HCl होता है बेटा, पेप्सिन होता है और श्लेष्मरस होता है। ये चीजें इसमें पाई जाती हैं, श्लेष्मरस। HCl क्या करता है? अब भोजन जो ग्रास नली के द्वारा मुख से हमारे ग्रास नली से हमारे आमाशय में आया, तो HCl बेटा उसको अम्लीय बनाता है। क्या कर देता है? अम्लीय कर देता है भोजन को, और उसके अंदर जो हानिकारक कीटाणु होते हैं उनको मार देता है, ठीक है। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन का पाचन, और मदद कौन कर रहा है इसकी? यहां पे HCl इसकी मदद करता है। श्लेष्मरस क्या काम करता है भाई? ये आमाशय की आंतरिक भित्ति पर, जैसे आप मान लो बाल्टी ले लो, ठीक है, और बाल्टी पे आपने क्या लगा दिया? अंदर कोई ऑयली चीज़ लगा दी, जैसे ग्रीस लगा दिया पूरा, तो अगर उसमें पानी भरोगे तो पानी क्या बाल्टी से टच होगा? बिल्कुल नहीं होगा ना। ऐसे ही ये आमाशय की आंतरिक सतह पर पूरा हो जाता है। इससे जो HCl है वो हमारे आमाशय की आंतरिक सतह से टच नहीं होता है, आंतरिक भित्ति से, ठीक है। नहीं तो HCl कितना खतरनाक अम्ल है भाई, ठीक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। अगर HCl ऐसे भी हाथ पे पड़ गया हाथ को जला देगा, तो अंदर तो भाई कितने कोमल अंग है, ठीक है। तो भाई श्लेष्मरस का काम आपको समझ आ गया। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। HCl उसकी मदद कर रहा है, HCl भोजन को अम्लीय और हानिकारक कीटाणुओं को मार रहा है। तो इतनी सारी चीज़ें हम आमाशय में पढ़ते हैं, ठीक। आमाशय के बाद बेटा नेक्स्ट कौन आता है? क्षुद्रांत यानी छोटी आंत आती है। तो अपन इसको इरेज कर लेते हैं, यहां तक आपको क्लियर है, ठीक। तो छोटी आंत बेटा यहाँ पे क्या है ना, छोटी, अब देखो सारा जो पाचन होता है भोजन का, संपूर्ण पाचन जो होता है वो छोटी आंत में ही होता है, ठीक है। तो मैं
क्षुद्रांत या फिर छोटी आंत। ठीक है, यहां पे भोजन का क्या होता है, संपूर्ण पाचन होता है बेटा। छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। अब संपूर्ण पाचन हो रहा है तो इसके लिए क्या चाहिए, पाचक रस भी तो चाहिए। तो छोटी आंत के लिए पाचक रस मिलते किस किस से, वो हम देख लेते हैं बेटा। छोटी आंत के लिए जो पाचक रस मिलते हैं वो मिलता है बेटा यकृत से, ठीक, और अग्न्याशय से, और आंतरिक भित्ति मतलब दीवार। ठीक है, दीवार से। अब यकृत से क्या मिलता है बेटा, पित्तरस। यकृत क्या है भाई, सबसे बड़ी ग्रंथि है, ध्यान रखना। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि। प्रश्न आ जाता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए, तो क्या है बेटा, यकृत है। ठीक है ना, क्या है, यकृत। अब यकृत से स्रावित होता है बेटा पित्तरस। अच्छा, ये पित्तरस स्रावित तो यकृत से हो रहा है, लेकिन इकट्ठा कहाँ होता है, पित्ताशय में। तो बच्चे क्या करते हैं, जब भी ऑप्शन आता है तो ऑप्शन क्या आता है कि पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है, ऑप्शन होते हैं यकृत, पित्ताशय, बाकी अग्न्याशय वगैरह भी और भी चीज़ें दे सकता है। तो बच्चे फटाफट क्या टिक लगाते हैं, पित्ताशय, है ना, क्योंकि वो क्या है, मैच कर रहा है। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है, क्या टिक कर रहे हैं, आपको यकृत टिक करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये ऑप्शन हमारा रहता है। अब पित्तरस, अब अच्छा इसका काम क्या है बेटा, जो भोजन कहाँ से आया, आमाशय से आया, वो कैसा था, अम्लीय था। तो ये उस भोजन को क्या बनाता है, फर्स्ट क्षारीय बनाता है। क्या बनाता है, क्षारीय बनाता है। दूसरा काम इसका रहता है, जो वसा है, वसा को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ देता है, छोटी छोटी गोलियों में तोड़ता है। ठीक है बेटा, तो यकृत से आने वाला पित्तरस छोटी आंत में जो आता है वो भोजन को क्षारीय बनाता है और वसा को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ देता है। ठीक, तोड़ता है। अब अग्न्याशय से कौन कौन से एंजाइम, एक तो बेटा यहां पे आता है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन है आपका, और आपका ट्रिप्सिन, नेक्स्ट एक और है लाइपेज। ठीक, अब ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, और ये प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। ठीक है, और लाइपेज वसा का पाचन करता है, और ये वसा को वसीय अम्ल में बदल देता है। ठीक है, तो ये क्या है, देखो वसा को वसीय अम्ल में बदल रहा है। अगर इसको, ये जो है पित्तरस, अगर वसा को छोटी छोटी गोलियों में नहीं तोड़ता तो ये लाइफेज उसको पचा नहीं पाता। तो ये क्या करता है, एक तरह से लाइफेज की यहाँ पे मदद करता है। क्लियर। और भोजन के पाचन के लिए क्या होना, क्षारीय बनाता है, नहीं तो ये नहीं पचेगा। ठीक है, अब हम आंतरस, आंत की आंतरिक भित्ति से जो रस स्रावित होता है उसको हम कहते हैं बेटा आंत्ररस। ठीक है ना, इसमें भी वही सब एंजाइम होते हैं जो इधर हैं सारे। अब देखो इसमें क्या है, इसमें कार्बोहाइड्रेट, आंत्ररस क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट बेटा, इसको किस में बदलता है, इसको बदल देता है ग्लूकोज में। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदला जाता है। सेकंड मैं बात करूं किसकी, प्रोटीन, प्रोटीन को किस में बदलता है, तो प्रोटीन को बदलता है बेटा ये अमीनो अम्ल में। किसमें, अमीनो अम्ल में बदलता है। नेक्स्ट है आपका वसा,
तो वसा के लिए कोई लाइफेज ही वही बचाता। तो यहाँ पे ये वसा को दो चीज़ों में, एक तो हमें वसीय अम्ल, एक मिनट, वसीय अम्ल, और आप कह सकते हो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, ग्लिसरॉल। ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं। ठीक, तो इस तरह से आप ये बना सकते हो याद करने के लिए। ठीक है, बाकी मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है बेटा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, सारी चीज़ें आपको नोट से और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बहुत अच्छे नोट्स अपन ने बनाए हैं, कलर नोट्स हैं, अगर आप देखोगे तो आपको अच्छे लगेंगे। ठीक है, फिर आप मेरे को कमेंट में बताना कैसे लगे। ठीक है, तो पहले टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। तो इसमें बेटा हमने समझा कि भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ हो रहा था, छोटी आंत में हो रहा है। अब यहाँ पाचन के लिए जो रस मिलता है वो यकृत और अग्न्याशय और आंत की आंतरिक भित्ति से मिलता है। यकृत से हमें पित्तरस मिलता है, जो भोजन जो आता है आमाशय से वो अम्लीय होता है, उसको क्षारीय बनाता है। ठीक है, और वसा को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ देता है, जिससे अग्न्याशय से आने वाला रस उसका पाचन कर सके। अब अग्न्याशय से जो रस आता है उसमें ट्रिप्सिन होता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है, और जो लाइफेज है वो वसा को वसीय अम्ल में। अब बात कर लेते हैं बेटा आंत की आंतरिक भित्ति की। तो जो आंत की आंतरिक भित्ति है बेटा, ये दीवार आंत की, उससे भी कौन सा रस स्रावित होता है, ये आंत्र रस स्रावित होता है। ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल रहा है, प्रोटीन को किस में बदल देता है, अमीनो अम्ल में, और वसा को वसीय अम्ल या फिर हम कहें ग्लिसरॉल में बदलता है। अब यहाँ पे भोजन का संपूर्ण पाचन बेटा अब हो चुका है। ठीक, अब भोजन का जब संपूर्ण पाचन हो जाता है तो फिर क्या होगा, अवशोषण होगा। क्या होगा बेटा, अवशोषण। तो भोजन के अवशोषण को समझ लेते हैं, किस तरह से भोजन का अवशोषण होता है। तो देखो मैं ये मान लो एक छोटा सा टुकड़ा है छोटी आंत का। अब बेटा इसमें क्या होते हैं, ये इस टाइप के उंगली नुमा प्रवर्त पूरी छोटी आंत में होते हैं। ठीक है, उंगली नुमा प्रवर्त, ये ऐसे करके कुल मिला के। ठीक है, और इमेज अब उधर छोटी आंत का देख रहे हो, तो इसका अपन और देख लेते हैं। ठीक है, तो उधर आपका पाचन तंत्र का इमेज है। अच्छा, इसका अलग से नहीं बनाना, ये केवल समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो इसमें भोजन पचा, पचने के बाद ये जो दीर्घ, इनको जो उंगली नुमा प्रवर्त होते हैं बेटा, इनको हम कहते हैं दीर्घ रोम। क्या कहते हैं, दीर्घ रोम। ध्यान से समझ। अब इनमें रक्त वाहिकाएं होती हैं। अब जैसे ही भोजन पचता है तो वो लिक्विड के रूप में रहता है। अब वो इन रुधिर वाहिकाओं, इन दीर्घ रोम की मदद से रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है, यानी हमारे रुधिर में चला जाता है, और रुधिर हमारे पूरे शरीर में ऊतकों तक पहुंचता है। वहां पर ऑक्सीजन का उपयोग करके ऊर्जा का निर्माण होता है, और बाकी सारी क्रियाएं यानी अनुरक्षण के काम हमारे होते हैं। ठीक, ये पूरा प्रोसेस, इस तरह से भोजन का अवशोषण भी साथ के साथ होता रहता है, जिससे अधिक से अधिक भोजन को अवशोषण के लिए सतह यहाँ पे इसको मिलती रहती है। ठीक, अब भोजन मान लो छोटी आंत में पच गया, मतलब और अवशोषण भी उसका हो गया, उसके बाद भोजन कहाँ जाता है बेटा, बृहदांत्र में जाता है, या फिर मैं कहूं बड़ी आंत्र। ठीक, अब यहां पे क्या होता है बेटा, यहां भी पाचन होता है क्या, नहीं, यहां भी अवशोषण होता है, और किसका, जल का अवशोषण होता है। तो बृहदांत्र भी इसी तरह मान के चलो, इसी को ले लेते हैं, यहां पे फिर इसमें से जल का अवशोषण होता है। बृहदांत्र में भी दीर्घरोम होते हैं, और जल का अवशोषण होने के बाद भोजन को आगे भेज दी गुदा में, और गुदा के से मल द्वार से होते उसको बाहर गुदा अवरोधनी द्वारा उसको बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब उसको आवश्यकता, मतलब जब एक साथ ऐसे नहीं, टाइम के अकॉर्डिंग जितना हो जाता है स्टूल के रूप में अपन बाहर निकाल देते हैं, जैसे सुबह से वो पोटे जाते हो आप लोग, है ना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको भोजन का पाचन किस तरह से होता है, ठीक है, वो हमने समझा। कौन कौन से अंग, जो पाचन तंत्र के भाग हैं उसमें क्या है, छोटी आंत में क्या होता है, बड़ी आंत में, आमाशय में, मुख में क्या हो रहा था, ग्रास नली का क्या काम था, सारी चीज़ बेटा हम समझ सकें। ठीक है, अब ये यहाँ पे हमने देखे कि एंजाइम थे, वो एंजाइम क्या होते हैं बेटा, एंजाइम क्या हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ एंजाइम की, जो कर रहे हैं ना एंजाइम, बेटा ये क्या होते हैं, ये जैव उत्प्रेरक हैं। ये क्या हैं, जैव
उत्प्रेरक ये क्या करते हैं, पाचन की जो दर है उसको बढ़ा देते हैं। देखो एक यहाँ पे फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छा है, आगे आप जाके 12th क्लास में जब जाओगे चीज़ें पढ़ोगे, ठीक है। तो है क्या बेटा कि एंजाइम का सीन यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर नहीं हुआ एंजाइम, जैसे हमारा पाचन हो रहा है भोजन का और एंजाइम नहीं है, बिना एंजाइम के हो रहा है, तो भोजन को पचने में 50 साल लग जाएंगे। ये यहाँ पे सीन रहता है, ठीक है। थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन ऐसा ही होता है, ठीक है। एंजाइम क्या करते हैं, भोजन के पाचन की दर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। क्लियर? तो बेटा उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। भोजन का पाचन अभिमा में किस तरह से होता है और मनुष्य में किस तरह से होता है, ठीक है। तो जो भी डाउट आपके रहेंगे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, उनका निस्तारण किया जाएगा, ठीक है। हो सकता है अपन जो जिनके ज़्यादा डाउट रहेंगे, ठीक है, इस तरह से क्लियर नहीं हो पाएगा तो जूम पे अपन एक उनका लाइव क्लास ले लेंगे, ठीक है। तो वहाँ से पर्सनली अपन उनके डाउट सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।